टुडे वी स्टार्ट क्रांतिकारी शेखर का बचपन। चालू करते हैं ये चैप्टर। सच्चिदानंद हीरानंद ने ये लिखा है, तो चालू करते हैं चैप्टर हमारा। असहयोगित एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। कहकर अपने, अब यहाँ पे क्या है कि सहयोग की एक ऐसी लहर आई जो पूरे देश को डुबा दिया था। शेखर भी इस चेष्टा में डूबने लगा था, पर उसने क्या किया, अपने आप को संभाला। तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा, मतलब खुद ही बहाने लगा अपने आप को। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो विदेशी कपड़े थे वो उतार कर रख दिए। जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, सबसे मिलना छोड़ दिया उसने, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देख करता, मतलब बाहर एक खिड़की के पास जाके दोपहर में देखा करता और वहाँ पे खड़ा हो जाता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुँचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। अब ऐसा था कि उसने जब वहाँ पे बैठा था तो लोगों की पुकार सुनी, ऐसा बोल रहे थे कि गांधी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते हैं और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। ऐसा गांधी जी के लिए बोलता है। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, मतलब अब इससे ज़्यादा आगे तो वो जा नहीं सकता। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के लिए उसे प्रेरित ही करता था, बाहर न जाना। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया, मतलब सारे विदेशी जितने भी कपड़े थे वो सबके ढेर लगाया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। उसके पास माचिस तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, लैंप में जो तेल होता है वो निकाला और उसने उन कपड़ों पे उड़ेल दिया, मतलब डाल दिया। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तो उसने क्या किया, अब जब आग लगा दी तो वो चारों तरफ उसके नाचने लगा और बोला, गला फाड़ कर बोला, मतलब चिल्ला के बोला कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, मतलब विदेशी हो गए थे, थोड़ी देर के लिए जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया था, लेकिन ढेर जो था उसमें आग लगी थी वो राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। अब उसे घृणा मतलब नफरत हो गई विदेशी के खिलाफ। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, मतलब उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भैया से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। अब उसने ये भी ध्यान दिया कि उसके पिता, उसके जो भाई है, बड़ा भाई है, उसे अंग्रेज़ी बोलने के लिए कहते हैं, मतलब बात करने के लिए कहते हैं शेखर से। ये भी कि वह शेषव से अंग्रेज़ी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। अब शेखर क्या कर रहा है, वो हिंदी सीख रहा है। उसके पहली आया ईसाई थी और अंग्रेज़ी ही बोलती थी। अब उसकी मम्मी जो मदर लैंग्वेज थी उनकी वो अंग्रेज़ी ही थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। अब वो एक अंग्रेजी का शिक्षक था, उसे मतलब वो चाहे पढ़ाता कुछ भी ना हो, पर वो
ऐसा था कि कुछ ना अंग्रेजी में बोलता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उससे आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। मतलब उसे जब ये पता चला कि उसकी जो माँ है, भाषा है विदेशी, वो विदेशी है, अंग्रेज़ी है, तो उसे झटका सा लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उस विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। वो बोलता है कि मैं जिसे मुझे नफरत है, उसे मैं अपनी विदेशी माँ कहूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेज़ी शब्द निकालने लगा। अपने बात में, अपने हर चीज़ में वो अंग्रेज़ी का शब्द निकालने लगा। उसने बहुत मेहनत की हिंदी सीखने का। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। जो भी विदेशी चीज़ थी सबको वो दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। मतलब वो छोटा सा था और उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो गांधी को बताए, प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जोड़ जोड़कर उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना चालू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। मतलब वो एक बच्चा ही था तो उसे लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। मतलब उसने लिख तो लिया पर कहीं कहीं उसने परिवर्तन किया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। फिर उसने एक नाटक लिखा, आरंभ हुआ, वो चालू हुआ। एक संविधान लोकतंत्र भारत का विराट संपन्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और शुद्धि के लिए साधन है। अनुवर्तन, कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और एक अवसर का दूसरा गाल आगे कर देना। और मतलब गांधी जी ऐसा बोलते थे ना, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो उसने ये भी लिखा था उसमें, और बोलते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता है गांधी, वो गांधी जी है। तो उसने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापों की छाप लेकर शेखर के नाटक का अन्यतम दृश्य या स्वाधीन और बधाहीन भारत एक स्थूल आकर प्राप्त स्वपन, मतलब जो लास्ट में आकर वो उसने जो एंड किया उसके बारे में बता रहे हैं। नाटक पूरा हो गया। जब नाटक पूरा हो गया, शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। जब वो नाटक पूरा हो गया तो उसने सुंदर तरीक़ों से लिखा, सही से, मतलब पेन की जो इंक होती है उसे सही बोलते हैं, तो उससे, और फिर उसने ना बुक के नीचे छुपा के रख दिया। पहले साहित्य प्रयत्नों की गीत उसे अभी याद ही थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। सरस्वती यहाँ पे यह नहीं बताया कि कौन है, पर यहाँ पे करेक्टर है कि सरस्वती को भी नहीं दिखाया। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ। मतलब वो जहाँ भी जाता था तो उसके मन में एक ध्वनि गूंजती थी कि मैं शेखर हूँ। एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, मतलब एक इस नाटक का लेखक हूँ चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। मतलब मेरे हाथों से वो लिखा है। स्वाधीन बधाहीन भारत की उस चित्र का मैंने शेखर के पिता एक दिन की दौड़ और पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे। मतलब शेखर कुछ आगे था और पिता कुछ पीछे था। ये वेटिंग रूम में बैठे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था,
मतलब उसने अच्छे से उसे देखा, सूट पहना हुआ था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। मतलब उसके स्वर में जब वो बोल रहा था उसके मन में अहंकार था, घमंड था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता हो, जैसे वो अंग्रेजी बोलना, मतलब ऐसा बोल रहा है कि अंग्रेजी आती है मुझे, ऐसा दिखा रहा था। शेखर का प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपनिषदा में बात करते हुए झिझकता था। मतलब वो अगर हिंदी में बोलता तो वो थोड़ा डरता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। मतलब उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उस लड़के को अंग्रेजी का पता ही नहीं है। उसने तनिक और रोब से कहा माय नेम, डू यू गो टू स्कूल। उसने कहा, जो लड़का था बोलता है कि मेरा नाम है, डू यू गो टू स्कूल, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। मतलब उसकी तरफ देखा पर उसने उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। तो उसने बोला कि वो जता रहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और शेखर को नहीं आती है, वो जता रहा था। तो उसके पापा क्रोध में कहते हैं कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया, मतलब और भी डर गया, फिर वो चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया। बोलते कि जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारा मुंह टूट गया। और तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है। मतलब फिर अगले दिन उसके पिता ने कहा कि ये हमारे जो लड़के हैं वो बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया तो उन्हें बोला कि और किसी के सामने इनका मुंह नहीं खुलता है। उनके पापा गुस्से में बोले कि उनका किसी के सामने मुंह नहीं खुलता है। तो हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।